देखो यहाँ पे है व्हाट हैपन व्हेन मेटल रिएक्ट विथ एसिड, और दूसरा है कि हाउ डू मेटल रिएक्ट विथ सॉल्यूशन ऑफ अदर मेटल सॉल्ट्स। तो हम लोग कुल मिलाकर के केमिकल बिहेवियर ऑफ मेटल्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। प्रीवियस क्लासेस में हम लोग दो चीज़ डिस्कस कर चुके हैं कि हाउ द मेटल रिएक्ट विथ एयर एंड हाउ द मेटल रिएक्ट विथ वाटर। अब यहाँ पे एसिड के साथ मेटल किस तरीके से बिहेव करता, चैप्टर सेकंड में तुम लोग को पढ़ाया गया होगा। जब एसिड बेस्ड सॉल्ट पढ़ाए होंगे तो वहाँ पे बताए होंगे कि एसिड जो होता है मेटल से किस तरीके से रिएक्ट करता है। तो आप वहाँ पे पढ़े होगे तो पढ़े ही होगे कि मेटल जो होता है वो एसिड से रिएक्ट करके सॉल्ट विथ हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन करता, ठीक है ना। मतलब आपको बताया गया था, क्या बताया गया था कि मेटल रिएक्ट करता है एसिड से, तो बनाता क्या है, सॉल्ट फिर हाइड्रोजन, ठीक। फिर बात आती है क्या ये सारे एसिड्स पे लागू होता है, मतलब कि यह क्या, मतलब जितने भी एसिड्स है वो सारे एसिड सारे मेटल से रिएक्ट करते हैं और फिर वो सॉल्ट विथ हाइड्रोजन बनाते हैं। तो बोलते हैं नहीं, ऐसा बात नहीं है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड है तब चलिए सही है कि आप हाइड्रोक्लोरिक एसिड को आप रिएक्ट करवाइए, चाहे आप जिंक से करवाइए, एल्युमिनियम से करवाइए, या इवन आप मैग्नीशियम से करवाइए। तो जैसे मान लिया कि अगर हम लोग यहाँ पे लेते हैं Mg और यहाँ पे क्या ले लिए, HCl, तो आपका बन जाएगा MgCl2 प्लस H2। मतलब कि मैग्नीशियम जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्ट किया, मैग्नीशियम क्लोराइड बनाया विथ हाइड्रोजन गैस, सही है। मेटल विथ एसिड फॉर्म किया सॉल्ट विथ हाइड्रोजन। या अगर आप जिंक भी लिए, HCl लिए, तो ये भी आपको वैसे ही बनाता है, ZnCl2 प्लस H2, ठीक है ना, ये भी सही है। और पता चला मतलब कि यहाँ पे जो फाइनल एक प्रोडक्ट है, एक तो सॉल्ट और एक क्या है, हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस कैसे पता चलता है, तो जो सॉल्यूशन होता है उसमें से एयर बबल निकलता है, ठीक। यहाँ पे एक और बात यह है कि जितने भी मेटल्स होते हैं, क्या सब के सब मेटल एसिड से इक्वल रेट से रिएक्शन करते हैं। इक्वल रेट से रिएक्शन करने वाला कि कुछ फास्ट रिएक्ट करते होंगे और कुछ स्लो, या सब इक्वल, ये आपको पता कैसे चलेगा, तो ये आपको पता चलेगा एयर बबल से। अगर एयर बबल काफ़ी तेज़ी से निकल रहा और काफ़ी ज़्यादा निकल रहा, मतलब कि रेट ऑफ रिएक्शन वहाँ फास्ट है। और अगर एयर बबल कम निकल रहा तो रेट ऑफ रिएक्शन स्लो है। तो आप क्या कीजिए कि डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड में एक एक करके मेटल को डालिए और देखिए कि वहाँ पर रेट्स ऑफ बबल जो निकल रहा है किस रेट से निकल रहा है। उससे आपको अनुमान लग जाएगा कि जहाँ पर रेट्स ऑफ बबल ज़्यादा होगा, मतलब कि वो मेटल ज़्यादा रिएक्टिव है, एज कंपेयर कि रेट ऑफ बबल जहाँ पे कम होगा तो वो लोअर रिएक्टिव होगा। एयर बबल जो होता है वो एयर बबल क्या रहता है, तो वो हाइड्रोजन गैस होता है। और फिर उसका आइडेंटिफिकेशन करना होगा तो मैच स्टिक ले जाएंगे, पॉप साउंड के साथ जलेगा, ठीक, ये तो पता चल जाएगा। अब यहाँ पे बात आती है नाइट्रिक एसिड की। नाइट्रिक एसिड के केस में एयर बबल नहीं निकलता। अब बात आती है कि एयर बबल फिर निकला क्यों नहीं, क्या मेटल जो है वो नाइट्रिक एसिड से रिएक्ट ही नहीं किया, तो कहते हैं नहीं, ऐसा नहीं होता है। मेटल जो होता है वो नाइट्रिक एसिड से रिएक्ट करता है, लेकिन जो वहाँ पर फाइनल प्रोडक्ट होता है वो हाइड्रोजन नहीं होता है, जिसके कारण आपको एयर बबल नजर नहीं आते। तो फिर बोलते हैं कि आखिर फाइनल प्रोडक्ट एयर बबल क्यों नहीं होता है। बात ऐसी है ना कि यहाँ पे जो नाइट्रिक एसिड होता है वो एक बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। नाइट्रिक एसिड एक बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, तो देखिए दो होता है,
ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो। तो जो ऑक्सीडेशन करवाता है उसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं, और जो रिडक्शन करवाता है उसको रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं। सीधी सी भाषा में जो हम समझते हैं कि जिसका ऑक्सीडेशन होगा वो रिड्यूसिंग एजेंट, और जिसका रिडक्शन होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। होता यह है ना कि जब कभी भी नाइट्रिक एसिड मेटल से रिएक्ट करता है तो वहाँ पे क्या बनता है? हाइड्रोजन बनता है। तो चूंकि नाइट्रिक एसिड एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो वो क्या करता है? इस हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन करवा देता है। हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन करवा देता है मतलब कि इस हाइड्रोजन में ऑक्सीजन को ऐड कर देता है। तो जब हाइड्रोजन में ऑक्सीजन ऐड हो जाएगा तो क्या बन जाएगा? वाटर। तो मेटल जैसे जस्ट लाइक एक जिंक, मान लीजिए कि जिंक जो होता है वो अगर मेटल से नाइट्रिक एसिड से रिएक्ट करता है तो रिएक्शन करने के बाद वहाँ पे पहले तो ठीक है कि हुआ, हाइड्रोजन प्रोड्यूस हुआ, लेकिन जो हाइड्रोजन प्रोड्यूस होता है उसको नाइट्रिक एसिड क्या कर देता है? ऑक्सीडेशन करवा देता है। ऑक्सीडेशन करवाने का मतलब कि उसमें ऑक्सीजन को ऐड कर देता है, जिसके कारण हाइड्रोजन आपका वाटर के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। और जो नाइट्रोजन होता है वो अपना ऑक्साइड चाहे NO, NO2, N इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है ना। अब यहाँ पे फाइनल प्रोडक्ट क्या होगा? ऐसा नहीं है कि जिंक को अगर आप नाइट्रिक एसिड से रिएक्शन करवाए तो हर केस में इक्वल ही, मतलब एक समान ही प्रोडक्ट मिलेगा, ऐसा नहीं है। अब ये डिपेंड करता है कि वहाँ पे नाइट्रिक एसिड का कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है। फॉर एग्जांपल हम आपको समझाते हैं, जिंक को नाइट्रिक एसिड से रिएक्ट करवा के, और यहाँ पे अंतर होता है कि जो नाइट्रिक एसिड है ना, हर केस में परसेंटेज थोड़ा कम करते जाएंगे। ठीक है, सॉल्यूशन लिए हैं तो मान लिए कि अगर हम जिंक लेते हैं, इसको इरेज कर दो और इसको तो हटा ही दो, आप खुद बताना कि मेटल जो है वो रिएक्ट करके क्या बनाया। फॉर एग्जाम्पल जैसे जिंक ZnHNO3, ये क्या है? HNO3 नाइट्रिक एसिड, इसका हम 60% लिए। तो जो प्रोडक्ट होता है वो क्या बनेगा? एक फिक्स है, एक जिंक नाइट्रेट जो है वो फिक्स है। तो यहाँ पर बनता है पहले जिंक नाइट्रेट ZnNO3(2), ठीक, और प्लस NO2 प्लस H2O। इसको आपको हम ऐसे समझाते हैं। हुआ ये कि जिंक जो था वो नाइट्रिक एसिड से रिएक्ट किया HNO3 से। सबसे पहला प्रोडक्ट आपका क्या बना? जिंक नाइट्रेट विथ हाइड्रोजन। ठीक है ना, पहला प्रोडक्ट आपका वही बना, ZnNO3(2) प्लस H2, ये बन गया। अब ये जो H2 बना, हाइड्रोजन, अभी वहाँ उस सॉल्यूशन के अंदर में अभी भी नाइट्रिक एसिड है। अब ये क्या होता है कि ये जो हाइड्रोजन होता है वो फर्दर नाइट्रिक एसिड से रिएक्ट कर लेता है। इसको हटा दीजिए। अब यहाँ से जो H2 है वो किससे रिएक्ट करता है? अब यहाँ से जो बनता है H2 जो होता है वो ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो इसको क्या कर देता है? ऑक्सीडेशन। ये बन जाता है क्या? H2O। और ये जो है HNO3 है वो किस चीज में कन्वर्ट हो गया? NO2। ठीक, अब इन दोनों को मिला दीजिए। इन दोनों को क्या किए? मिला दीजिए। तो यहां से लिखेंगे Zn प्लस HNO3 प्लस H2, है ना। इधर यहां पे क्या बना? इधर ZnNO3(2) जिंक नाइट्रेट प्लस NO2 प्लस H2O और प्लस H2 कैंसिल। क्या बना? जिंक
नाइट्रिक एसिड, जिंक नाइट्रेट, NO2 प्लस H2O। रिएक्शन कैसे हुआ? पहले जिंक जो था वो नाइट्रिक एसिड से रिएक्ट किया और वहाँ पे सॉल्ट विथ हाइड्रोजन बनाया। ऐसा नहीं कि सॉल्ट विथ हाइड्रोजन नहीं बनाया, वहाँ हाइड्रोजन बना, लेकिन चूंकि नाइट्रिक एसिड एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट था, तो जो वहाँ पे हाइड्रोजन प्रोड्यूस हुआ उस हाइड्रोजन का नाइट्रिक एसिड क्या करा दिया? ऑक्सीडेशन करवा दिया। और ऑक्सीडेशन करवाने के बाद उसको कन्वर्ट कर दिया किस चीज़ में? H2O में। और खुद कन्वर्ट हो गया किस चीज़ में? NO2 में। क्या ये हर केस में NO2 में कन्वर्ट होगा? ये भी आपका भ्रम आगे थोड़ा सा खत्म हो जाएगा। अभी हम कितना लिए थे? 60%। तो ये क्या बना? NO3। ये तो फिक्स है, ये हमेशा बनेगा, क्योंकि हर केस में ये जो रिएक्शन है ये तो फिक्स है ना। अब ये जो है इससे कैसे बिहेव करेगा वो अलग बात है। ठीक, अब इसको आप बैलेंस कर सकते हो, बैलेंस कर सकते हो तो यहाँ पे करना, यहाँ पे आपका लिखा जाएगा 4 और यहाँ पे आएगा 2। ठीक, इसको इरेज करें। चलिए फिर हम लोग क्या करते हैं कि जिंक को फर्दर रिएक्ट करवाते हैं विथ नाइट्रिक एसिड, Zn प्लस HNO3। अब जो नाइट्रिक एसिड है वह है मान लीजिए 30%। एक फिक्स है क्या? ZnNO3 बट यहां पे आपका बनता है NO और ये तो फिक्स है H2। बैलेंस कीजिएगा आप खुद से। अच्छा यहां पे 2 होगा, बैलेंस कर लोगे? नहीं करोगे तो कर देते हैं। यहां पे क्या हुआ कि जिंक जो था नाइट्रिक एसिड से रिएक्शन किया, ये बना। जो हाइड्रोजन था इस नाइट्रिक एसिड से रिएक्ट किया, वो कन्वर्ट हुआ किस चीज में? H2O में। और NO3 खुद किस चीज में कन्वर्ट हो गया? NO। ठीक, इसको बैलेंस कीजिएगा तो यहां पे लिखाएगा 3, यहाँ पे 2। ठीक है ना। और यहाँ पे आपका 4 लिख दीजिए और यहाँ पे आपका लिखा जाएगा 3 और 8। वैसे ही और करवाते हैं। जिंक अगर रिएक्ट किया HNO3 और इस बार हम परसेंटेज लिए 20%, तो फिर यहां पे बना जिंक नाइट्रेट प्लस N2O प्लस H2। ठीक है ना। उसके बाद Zn HNO3 अब ले लिए 10%। तो यहाँ पे बनता है जिंक नाइट्रेट प्लस NO नहीं N2, यहाँ पर सिर्फ N2 और प्लस H2O। और फाइनल जो बनता है, अब एक और परसेंटेज कम कर देते हैं, HNO3 और 3% ले लेते हैं। ठीक है, 3% लोगे, ये तो ठीक है। Zn NO3 यहाँ बन जाता है आपका अमोनियम नाइट्रेट NH4 NO प्लस H2O। क्लियर। बैलेंस करोगे तो सब में बैलेंस करो तो यहाँ पे आपका 4 और आपका आएगा 10। ठीक है ना, 4 और 5। ठीक, उसी तरह से 4 12 5 6 और लास्ट में आपका है 4 10। यहाँ पर 4 होगा, 10 होगा। इसको थोड़ा चेक कर लेना, अगर गलत हुआ तो फिर
आप इसको मिला लीजिएगा, ठीक है ना, यहाँ पे 3। चलिए फिर से एक बार बात करते हैं। तो कुल मिला के आप देखें ना यहाँ पे कि जो मेटल होता है वो नाइट्रिक एसिड से रिएक्ट करता है, तो वहाँ पे आपको एयर बबल नज़र नहीं आया। एयर बबल नज़र नहीं आया मतलब कि वहाँ पर हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन नहीं हुआ। आपके बुक में लिखा हुआ था कि वो जो नाइट्रिक एसिड होता है एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। उसका मतलब क्या होता है वो आपको हम समझाने की कोशिश की। पहला एक हमको आपको ब्रेक करके दिखाए थे, आप इसको ब्रेक करके लिख सकते हो ना कि पहले क्या लिखोगे, जिंक विथ नाइट्रिक एसिड ZnNO3 प्लस H2, और जो H2 है वो फर्दर रिएक्ट किससे किया, HNO3 से, और ब्रेक हुआ बना किसी में NO और H2O। तो ये रिएक्शन होता है। लेकिन एक मैग्नीशियम ऐसा है, मेटल है, जो नाइट्रिक एसिड से भी रिएक्ट करता है और हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। लेकिन यहाँ भी कंडीशन है, मैग्नीशियम 2 तरीके से रिएक्ट करता है। अगर कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड है, अगर कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड है तो हाइड्रोजन का फॉर्मेशन नहीं होगा। लेकिन अगर डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड है तो मैग्नीशियम रिएक्ट करता है किस चीज़ से, नाइट्रिक एसिड से, और हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन होता है। मतलब कि इसको इरेज कर दें, जैसे जैसे होता है ना, तो ये आपको याद करना पड़ेगा कि ये इस फॉर्म में कन्वर्ट होता है, ठीक है। चलिए उसके बाद देखो, कैल्शियम 2 तरीके से रिएक्ट करेगा। अगर आप मैग्नीशियम Mg लिए, अगर आप इसको HNO3 नाइट्रिक एसिड से रिएक्ट कराओ, और कैसा, कॉन्सेंट्रेटेड, अगर आप कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड लिए तब तो आपका ये बना लेगा फिर से। देखिए फिर हम ब्रेक करके देखते हैं, ये फिर क्या करेगा कि पहले तो बनाएगा आपका ऐसे, Mg जो होता है वो HNO3 इसे रिएक्ट करेगा और क्या बनाएगा, Mg मैग्नीशियम नाइट्रेट और विथ हाइड्रोजन, ठीक। अब ये जो हाइड्रोजन है इसके साथ रिएक्ट करेगा, मतलब ये जो नाइट्रिक एसिड है इस हाइड्रोजन का क्या करा देगा, ऑक्सीडेशन। तो यहां से फिर HNO3 प्लस H2, और ये आपका बन जाता है NO2 प्लस H2O, ठीक। ये इससे रिएक्ट किया, इसका ऑक्सीडेशन करवा दिया H2O में, और खुद किसी में कन्वर्ट हो गया NO2 में, ठीक। अब यहां से हम इसको ऐड कर देते हैं। ऐड करेंगे तो इधर क्या आएगा, Mg HNO3, 2 बार नहीं लिखेंगे, एक ही बार लिखते हैं, HNO3 मतलब प्रोडक्ट इस तरफ क्या क्या है ये आपका ऐड नहीं हम कर रहे हैं, ये सिंपल सा एक दिखा रहे हैं कि आपके राइट साइड में कौन सा प्रोडक्ट है और लेफ्ट साइड में कौन सा प्रोडक्ट है, और फाइनली हम लोग बैलेंस करेंगे। तो Mg NO3 NO2 H2O प्लस H2। मतलब कि अगर आप मैग्नीशियम को कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड से रिएक्ट करवाइएगा उस केस में भी आपको एयर बबल नज़र नहीं आएगा। बट अगर, अच्छा तो इसको हम लोग कैसे लिख दिए, इसको अगर हम लोग रिएक्शन लिखेंगे तो यहाँ बना ना Mg NO3 होल 2 मैग्नीशियम नाइट्रेट NO2 और प्लस H2O, इसको आप बैलेंस कर लेना, ठीक है ना, इसको बैलेंस खुद से करना। लेकिन अगर आप मैग्नीशियम को डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड से रिएक्ट करवाओगे, ठीक है, डाइल्यूट से करवाओगे तो Mg प्लस HNO3
और यहाँ पे क्या लिए, डाइल्यूट। डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड एसिड आपको ऑलरेडी बता चुके हैं। तो इस केस में आपका बनता है MgNO3 प्लस H2, ठीक है ना। तो मैग्नीशियम जो होता है डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड से रिएक्ट करता है और वहाँ पे हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन होता है। और कैसे पता चलता है, तो उस एयर बबल को देख करके, ठीक। आपको पहले बताएं कि कैसे पता चलेगा कि कौन सा मेटल फास्टली रिएक्ट कर रहा है विथ एसिड और कौन जो होता है स्लो रिएक्ट कर रहा है। तो वो होता है रेट ऑफ बबल से। जितना तेजी से बबल्स निकल रहा है मतलब कि वो मेटल उतना तेजी से एसिड से रिएक्ट कर रहा है, और जहाँ पर रेट्स ऑफ बबल स्लो निकल रहा है तो वो कम है। और यहाँ पे आप देखिएगा तो कुछ इस तरीके से होता है, Mg सबसे फास्ट देखिएगा वहाँ पे, उससे कम आपका एल्युमिनियम, उससे कम जिंक, उससे कम आयरन। क्या होगा अगर हम कॉपर को एसिड में डालेंगे, चाहे डाइल्यूट हो कंसंट्रेटेड हो, इससे मतलब नहीं है। कॉपर को जब एसिड में डाला गया तो देखा गया वहाँ पे किसी तरह का कोई एयर बबल नहीं निकला। इसका मतलब आप क्या समझते हो, आप क्या समझे, हम कॉपर को डालें, डिफरेंट तरह के एसिड में डालें, लेकिन किसी भी कंडीशन में उससे एयर बबल नहीं निकला, मतलब हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस नहीं हुआ। इसका मतलब आप क्या समझे, इसका मतलब हम समझे कि कॉपर जो है वो एसिड से रिएक्ट नहीं कर रहा। तो कॉपर जो होता है वो एसिड से रिएक्ट नहीं करता, इसीलिए वहाँ पे एयर बबल भी आपको नज़र नहीं आएगा। क्लियर है, समझ में आया। तो इस तरीके से हम बता सकते हैं कि मेटल जो होता है वो एसिड से किस तरीके से रिएक्ट करेगा। अच्छा, इसमें एक नीचे में टॉपिक है, हाउ मेटल रिएक्ट विथ सॉल्यूशन ऑफ अदर मेटल सॉल्ट। इसके बारे में तो हम लोग आगे और डिस्कस करेंगे। इसके बारे में हम लोग फर्स्ट चैप्टर में भी डिस्कस किए होंगे, जब आपको बताया गया डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। थोड़ा सा आप अपने दिमाग पे जोर डालिए और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस के बारे में सोचिए। तो आपको बताया गया होगा कि जो हाईली रिएक्टिव मेटल होते हैं वो लोअर रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस करके अपने कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं। और हमको पता कैसे चलेगा कि कौन मेटल किसको डिस्प्लेस करेगा, तो उसके लिए आपके पास रिएक्टिविटी सीरीज होता है। रिएक्टिविटी सीरीज के बारे में हम लोग कल नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है ना, कि वो रिएक्टिविटी सीरीज क्या होता है। रिएक्टिविटी सीरीज हम लोग आगे पढ़ेंगे तो समझ में आएगा कि कौन मेटल किसको डिस्प्लेस करेगा, नहीं करेगा। लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए आपको सिंपल इतना ही समझ लेना है कि अगर एक मेटल को किसी दूसरे मेटल के सॉल्ट में डालिए तो जो हाईली रिएक्टिव मेटल होता है लोअर रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस करके अपना सॉल्ट का फॉर्मेशन कर लेता है। समझ में आया, जिस पे हम लोग कल या नेक्स्ट क्लास में हम लोग कंप्लीट डिस्कशन करेंगे विथ रिएक्टिविटी सीरीज। और ऐसे आप डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अगर पढ़े होगे तो उसको थोड़ा सा देख लोगे तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि एक मेटल दूसरे मेटल के साथ किस तरह से बिहेव करता है, ठीक है ना। चलिए।